चलिए, भारत की भूगर्भिक संरचना को देखें और भारत की भूगर्भिक संरचना में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि स्टार्टिंग से लेकर या प्राचीन आर्कियन समय से लेकर आधुनिक होलोसिन से प्लिस्टोसिन समय तक का संरचना भारत में पाया जाता है। इसमें आर्कियन देखे, धारवाड़ देखे, कुड़प्पा देखे, अविलियन देखे हैं। उसके बाद हमने गोंडवाना देखा, उसके बाद दक्कन ट्रैप देखा, उसके बाद टर्शियरी संरचना देखे जिसमें हिमालय और तटीय प्रदेश आ रहा है, और साथ में क्या देखे, क्वाटरनरी संरचना देखे जिसमें हमने क्या देखा कि भाई जो मैदानी भाग है भारत का, मध्य मैदानी भाग, उसका निर्माण हुआ है। चलिए, इतना हम लोगों ने समझा है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो है हमारा भारत का भौतिक विभाजन। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत को अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, है ना, भौतिक दृष्टि से देखा जाए, मैप जैसा भी बना है ना, समझाने के लिए बना है, थोड़ा सा जो कुटांग बन गया है, कोई बात नहीं। चलो, भारत को अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 भागों में, मेजरली 3 पार्ट में, लेकिन अगर बृहद रूप से देखा जाए, सामान्यता देखा जाए तो 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो भारत को हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य रूप से 5 पार्ट में भौतिक रूप से विभाजित किया जाता है, 5 भाग में। ये 5 भाग कौन कौन से हैं आपको, तो सबसे पहला जो डिवाइड कर दिया जाता है उसको बोल दिया जाता है ऐसे करके, ये आपका आ जाता है ऊपर वाला क्षेत्र। ठीक है जी, ये जो आपका पूरा एरिया जो मैं लाइन खींच दिया, इसके ऊपर वाला, इसको बोल दिया जाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसको बनाते चलिएगा साथ में, इसको साथ में आप लोग बनाते चलेंगे। ये आपका तटीय क्षेत्र हो गया, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, अब ये जो आपका बच गया है मिडिल वाला एरिया, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, मध्य मैदानी भाग। तीसरा को मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक यहाँ बना देते हैं अपन अंडमान निकोबार वाला कॉन्सेप्ट, और एक क्या लिख देते हैं, द्वीपीय क्षेत्र करके। इन पांचों के बारे में अपने को पढ़ना है विस्तार से। ठीक है जी, क्या क्या बोल रहे हैं देखिए,
आप इसको ऐसा बनाकर 5 ऐसा 1 2 3 4 5 करके लिख लीजिएगा, या नहीं लिखोगे तो मैप में ही दिख रहा है आपका, यही सफिशिएंट है। क्या क्या बोल रहा है आपका, 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है भारत को। पहला बोला जाता है भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो पूरा आपका हिमालय बसा हुआ है उत्तर में, ये एक क्षेत्र हो गया। जस्ट हिमालय के नीचे आप देखोगे तो पूरा आपका क्या है, हरियाणा, पंजाब, पूरा यूपी, बिहार, पूरा आपका क्या है, राजस्थान वाला एरिया मैदानी भाग है। उसके बाद आप नीचे आओगे, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पूरा आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये पूरा आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार वाला एरिया है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ से पूरा तटीय क्षेत्र के किनारे किनारे इसको तटीय क्षेत्र बोला जाता है, या तटीय मैदान भी बोल सकते हो, यह आपका तटीय क्षेत्र वाला एरिया है। और साथ में हम क्या बोल रहे हैं, एक लास्ट क्या है, द्वीपीय क्षेत्र वाला है। अपने को इन पांचों को पढ़ते जाना है, एक एक करके डील करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसको अगर बना लिए होगे तो ठीक है, अदरवाइज आप एक स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं हम। है ना, बाद में बना लीजिएगा, अगर नहीं बना पाए हैं तो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, मिटा दें हम। चलिए, आई होप बना लिए होंगे, मिटा रहे हैं। नहीं बना पाए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमारा आता है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं, अपने को पढ़ना क्या है अब, हिमालय के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है, हिमालय के बारे में जानना है, या उत्तर पर्वतीय प्रदेश, है ना। चलिए, क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति। क्या देखेंगे, उत्पत्ति। उसके बाद इसका देखेंगे हम विभाजन, या विभाजन से पहले हम क्या देखेंगे, इसकी विशेषता। इसके बाद हम देखेंगे इसका विभाजन, लास्ट में इसका क्या देखेंगे हम, महत्व। क्या महत्व है भारत के संदर्भ में हिमालय का। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसको विभाजित कैसे किया जाता है, भौतिक और क्षेत्रीय दोनों आधार पे देखेंगे हम लोग। और साथ में हम लोग क्या देखेंगे, हिमालय का महत्व क्या है। इस 4 सब टॉपिक पे हम लोग उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। अब आपका इसी से आपका प्री का क्वेश्चन बन रहा है, वनडे का एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है, और इसी से आपका मेंस का भी क्वेश्चन बन रहा है। चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन बने, हिमालय से सब इससे कवर हो जाएगा। चलिए, तो ये 4 चार्ट बना लिया करिए, है ना। हम जब भी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कोई टॉपिक, तो हम सबसे पहले ऐसा सब टॉपिक दिखाते हैं और उसको बना लिया करिए, है ना, ताकि आपको माइंड में रहे कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश में या हिमालय में अपने को पढ़ना क्या क्या है करके। चलिए, तो क्या क्या है, उत्पत्ति, विशेषता, विभाजन और महत्व, इतना चीज को समझना है। चलो, अब एक बात समझो। अब थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ, वर्ल्ड जियोग्राफी का कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। देखो, आप लोग को पता होगा कि हम लोग पृथ्वी को अपर से लेके जब सतह से लेके केंद्र में डिवाइड करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, एक क्रस्ट है आपका, दूसरा क्या है, मेंटल है, और थर्ड वन क्या है, कोर है। ठीक है, ऐसा हम लोग बांटते हैं। एक और डिवाइड ये करते हैं कि इसी मेंटल को भी प्रत्येक को दो दो पार्ट में बांटते हैं, आउटर कोर, इनर कोर, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, ऐसा करके, और बाह्य क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट करके ऐसा भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ, अभी आपको यहाँ पर जानना क्या है, वहां तक लेके जा रहा हूँ मैं।
तो मैं क्या बोला, सतह से लेकर केंद्र तक को पृथ्वी को 6,776 है ना। अब वो डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसका रेडियस है पृथ्वी का 6,371 किलोमीटर। तो वो फिलहाल वो नहीं जानना। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रस्ट मेंटल कोर तीन पार्ट में बांटते हैं, सतह से के अंदर जाएंगे तो। और इसी पर्स में क्या बोला, प्रत्येक को, जैसे कि यहाँ पर मैं बोला ये क्रस्ट हो गया, चलो मान लो। अब प्रत्येक को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो दो पार्ट में बांट रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके ना, ये आपका कहलाता है आउटर मेंटल, और ये आपका क्या कहलाएगा, इनर मेंटल। ऐसे यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, आउटर कोर, और ये आपका क्या कहलाएगा, इनर कोर। ठीक। अब इसी आउटर मेंटल को, ये देखिए, आउटर मेंटल और क्रस्ट, इसको सम्मिलित रूप से हम लोग बोल देते हैं स्थल मंडल। सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, स्थल मंडल। ठीक है। और ये जो स्थल मंडल है, जिसको हम माना जाता है कि 100 से 200 किलोमीटर मोटा, कहीं पर पतला है, कहीं पर मोटा है, ऐसा टाइप से। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अपने को मेन जानना है स्थल मंडल। किसको जानना है, स्थल मंडल को। अब ये जो स्थल मंडल है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्थल मंडल के नीचे जस्ट आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा अर्ध तरल, जो मतलब लिक्विड या सॉलिड है, ऐसा करके अगर देखा जाए तो आपको देखोगे कि ये जो पार्ट है केवल यही लिक्विड है आपका, इनर को, बाकी पूरा सॉलिड है। आप ऊपर आओगे तो, या सतह से नीचे जाओगे तो केंद्र तक आपका क्या है, पूरा सॉलिड है, सिवाय किसके, इनर कोर को छोड़ के। यही बस आपका क्या है, पृथ्वी रन कर रहा है तो ये इनर कोर में जितना आपका पड़ा है निकेल, आयरन, ये सभी क्या कर रहे हैं, तेजी से घूर्णन गति के कारण घूम रहा है। और इसी घूमने के कारण ये आवेश उत्पन्न करता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल की उत्पत्ति होती है। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से उत्पत्ति होती है, इनर कोर से। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट में है। चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 200 किलोमीटर के रेंज का एरिया है, यहाँ पर भी क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, देखो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, ताप एवं दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, किसमें वृद्धि होता है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों में क्या होता है, वृद्धि होता है जैसे जैसे आप नीचे जाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी है ना, रेडियो एक्टिव तत्व भी है कुछ एक्स्ट्रा। इनके और कारण, ताप और दाब में तो वृद्धि हो रहा है, प्लस रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिसके कारण ये वाला जो एरिया है, ये ना तो पूर्णतः लिक्विड है और ना ही पूर्णतः सॉलिड है। इसलिए इसको अर्ध तरल मंडल भी बोल दिया जाता है, सेमी सॉलिड पार्ट बोल दिया जाता है। तो इसका रीजन क्या है, मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सेमी सॉलिड होने की वजह से, ये वाला पोर्शन देखो आप, क्या है, सेमी सॉलिड है। और सेमी सॉलिड होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो ऊपर आपका ये स्थल मंडल है, क्या, स्थल मंडल, अब इसी को मैं ऐसे दर्शाना चाहूँ, ये मैं आपका पृथ्वी बना दिया, ठीक है, ये सेंट्रल कोर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मान लो लिथोस्फेयर, स्थल मंडल, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, ये वाला एरिया हो गया। अब ये वाला एरिया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अर्ध तरल मंडल जो है उसके ऊपर में है जस्ट, है ना जी। यहाँ पर देखो, ये अर्ध तरल मंडल सेमी सॉलिड, और सेमी सॉलिड के ऊपर ये आपका सम्मिलित रूप से टोटल क्या है आपका, पूरा यहाँ तक ऐसे, इसको हम बोल रहे हैं स्थल मंडल। आउटर मेंटल प्लस क्रस्ट को मिलाकर, भूपर्कटी को मिलाकर। ठीक है, तो ये जो लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है, ये आपके अर्ध तरल मंडल के ऊपर स्थित है। और चूंकि ये अर्ध तरल मंडल है और पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी लगातार घूम रही है, घूर्णन भी कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है, प्लस ये जो आपका स्थल मंडल है, ये क्या है, एकदम ऐसा नहीं है कि सांचे में फिट एकदम गोला पूरा एक ही है। मीन्स क्या है, एक सॉलिड बात बोलूं तो ये टुकड़ों में विभक्त है। किसमें विभक्त है, टुकड़ों में। मतलब आप जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल लो, एप्पल का ले लो, एप्पल तो खैर उतना गोल नहीं है, फिर भी एप्पल का मान लो, या नाशपाती, या जो पूरा गोल होता है, मान लो इसको गोल में नाशपाती मान लेते हैं, और जस्ट आप ऊपर के ऐसा खांचा को अलग करोगे तो ये पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना पूरा गोल से अलग से निकल जाएगा, वो टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, टुकड़ों में विभक्त है। इसी को प्लेट बोला जाता है।
इसी को क्या बोला जाता है, प्लेट बोला जाता है। और ये प्लेट चूंकि, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब मैं मेन कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। चूंकि ये प्लेट क्या है, टुकड़ों में विभक्त है, प्लस क्या है, अर्ध तरल मंडल के ऊपर स्थित है, और पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन और परिक्रमण दोनों कर रही है। इसके कारण ये प्लेट स्थिर अवस्था में नहीं है। ये प्लेट क्या कर रही है, अपने स्थान से हमेशा गतिशील अवस्था में है, हमेशा। हमको महसूस नहीं होता क्योंकि ये बहुत स्लोली हो रहा है, लेकिन ये हमेशा क्या कर रही है, पूरा पृथ्वी का जो स्थल मंडल है ये अपने स्थान पे स्थिर नहीं है। ये हमेशा क्या कर रहा है, एनी टाइम, अभी भी ये क्या हो रहा है, किसी न किसी गति में ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, समझना इस बात को मैं क्या बोला। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, पृथ्वी का जो प्लेट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्थल मंडल, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, टुकड़ों में विभक्त है, जो क्या कर रहा है, गतिशील है। और गतिशील होने के कारण, अब इसमें देखिएगा मैं क्या बोला है, गतिशील है। इतना समझ में आया आपको, मैं समझाने के लिए बस इतना बताऊं। मेरा आपको समझना था लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर किसके नीचे स्थित है, अर्ध तरल मंडल के नीचे स्थित है। इसको जो बनाए होंगे बेटर है समझने को, जो नहीं बनाए होंगे वो भी कोई बात नहीं है ना। तो मैं क्या बोला, ये जो प्लेट है, इन प्लेटों में क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। गति का कारण क्या है, घूर्णन परिक्रमण। ठीक है, और दोनों कारण गति क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये अर्ध तरल मंडल के ऊपर स्थित है, अर्ध तरल मंडल के ऊपर स्थित है, स्थित है। ठीक, इतना समझ गए। अब ये जो प्लेटों में गति है, एक देखो, मान लीजिए ये 3 प्रकार की गति हो सकती है। इसको मैं प्लेट मान रहे हैं, जस्ट इसी को हम प्लेट मान रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है कि 2 प्लेट पास में आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक ऐसा हो सकता है 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना, समानांतर गति कर रहे हैं। एक हो सकता है कि प्लेटों में ऊर्ध्वाधर गति हो रही है, प्लेट एक दूसरे के क्या हो रहे हो, करीब आ रहा हो, ऐसे ही एक दूसरे से क्या हो रहे हो, दूर जा रहे हैं। प्लेटों की गति है भाई, किसी भी दिशा में हो सकती है, हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना, वो डिपेंड करेगा प्लेट का घनत्व कितना है ना, वहां पर प्लेट का घनत्व कितना है वो डिपेंड करता है, उस हिसाब से वो क्या करता है, गति कर रहा है। ठीक, तो प्लेटों की गति ये विभिन्न दिशाओं में हो सकती है। अब आगे समझिएगा एक बार, ये आपका मतलब का नहीं है, ये भी आपका मतलब का नहीं है, हमको समझना है इसको। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है ना, तो इसी को बोला जाता है प्लेटों का अभिसरण। क्या बोला जाता है, अभिसरण, और या फिर कन्वर्जन। ठीक, अब एक बात समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट है हिमालय की उत्पत्ति का, समझिए जो बता रहा हूँ, यही हिमालय की उत्पत्ति है, कैसे हो रहा है, इसी को हम लोग अभी समझ रहे हैं, बाद में नाम दे देंगे। ठीक है, अब एक बात देखो, 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही है, प्लेटों में अभिसरण हो रहा है ना, क्या हो रहा है, अभिसरण। तो ये जो अभिसरण हो रहा है प्लेटों में, अब यहाँ पर से काम होगा। सबसे पहले इन दोनों प्लेट में जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा, वो प्लेट क्या करेगा, धीरे 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 ऐसे करके नीचे आते जाएगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो प्लेट ऊपर में होते जाएगा, और ये नीचे आते जाएगा, यहां से तो टकराते जाएगा, घर्षण करेगा, रगड़ते हुए आएगा पूरा। अब यहाँ पर मान लो ये दोनों ऐसे मिल गए, और गति में हो रहा है, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, एक बल ये इधर से लगा रहा है, एक बल इधर से लगा रहा है, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर वही होगा ना कि जो प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो प्लेट क्या होगा, नीचे आएगा, वो नीचे जाते जाएगा, और जो प्लेट कम घनत्व का होगा वो ऊपर में रहेगा। ठीक, तो ये जो अधिक घनत्व का प्लेट रहेगा, ये धीरे धीरे यहाँ से इसको रगड़ते हुए नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, और यहाँ पर रगड़ने के कारण क्या होगा, मलबे का निर्माण होगा। रगड़ने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका अवसाद बनेगा। इस अवसाद में क्या होगा, वलन की प्रक्रिया होगी, ऐसे टाइप से समझिए इस बात को। रगड़ने के कारण यहाँ पर क्या होगा, वलन की प्रक्रिया होगी,
वलन एक शब्द है ना, याद रखिएगा, वलन की प्रक्रिया होगी। प्लस ये जैसे ज्यादा नीचे चले गया तो नीचे जाएगा, नीचे तरफ जा रहा है, स्थल मंडल से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, साथ में क्या है, प्रेशर भी ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ये क्या होगा, ज्यादा नीचे जाएगा तो ये गलना चालू होगा, गलना चालू होकर यहाँ पर क्या होगा, मैग्मा का निर्माण होगा, और ये मैग्मा क्या करेगा, ऊपर निकलने का प्रयास करेगा, संवहनिक तरंग बोला जाता है, संवहनिक तरंग है ना। तो दो चीज होगा यहाँ पर, ये ऊपर निकलेगा यहाँ पर आके, मतलब जोर मारेगा, ये ऊर्जा तरंगे होती है। मतलब जस्ट सिंपल सी बात, आग जल रहा है, आप उसके ऊपर हाथ रखो, ऐसे आग में मत रखो, नीचे अगर आग जल रहा है आप ऊपर में ऐसे हाथ रखो अपने हाइट पे, सर पे, तो भी आपको क्या लगेगा, यहाँ पर गरम गरम पूरा महसूस होगा, होगा या नहीं। सेम चीज अगर यहाँ पर मैग्मा का निर्माण हो रहा है तो मैग्मा का जो गर्म जो तरंगे हैं वो क्या होती है, ऊपर की ओर आती है, और ऊपर आके वो क्या करती है, सतह पे चोट मारती है, चोट मारती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो काम हो रहा है, एक तो पहला है कि वलन से यहाँ पर क्या होगा, अवसादों के वलन से एक पर्वत जैसा स्वरूप निर्मित होगा। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम यहाँ पर क्या होगा, इसको ना वलन को यहाँ पर लेंगे, ये ऐसे ऐसे घुसते जाएगा और यहाँ पर ऐसे क्या होगा, वलन होगा, ठीक। दूसरा काम यहाँ पर क्या होगा, रगड़ रहा है प्लेट, रगड़ खा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्लेट टूटेगा उठेगा, खंडित होगा, दबाव पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, भूकंप भी आएगा, क्या आएगा, भूकंप भी आएगा। तीसरी बात, ये जो यहाँ पर है मैग्मा जो गल के निकल रहा है, अगर ये ज्यादा मजबूत नहीं हुआ ऊपर वाला प्लेट तो इसको तोड़कर ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर आएगा। अगर नहीं तोड़ पाया तो बार बार यहाँ पर क्या करेगा, ये प्रेशर देते रहेगा, धक्का देते रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, भूकंप आएगा, ठीक। और यहाँ पर देखो मैं क्या बोला, प्लेट के निर्माण से एक तरफ तो वलन होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, थोड़ा सा गहरा पार्ट भी निर्मित होगा, क्या होगा, गहरा पार्ट निर्मित होगा। यही आपका हिमालय की उत्पत्ति है और कुछ नहीं है। समझो मेरी बात है। भारतीय जो प्लेट है, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर उत्तर पूर्व की दिशा में गति करता हुआ आगे बढ़ा है क्रिटेशियस काल में। इससे पहले हम जो काल बताए थे उसमें क्रिटेशियस काल में भारतीय प्लेट क्या हुआ है, यह हम आपका बता दिए थे, क्या, अफ्रीका महाद्वीप है ना। ठीक है, ये अफ्रीका और यहाँ पर हम बना दिए थे ऐसे करके एशिया। यहाँ से भारतीय प्लेट अलग हुआ है और यहाँ से अलग होकर उत्तर पूर्व की दिशा में, याद रखिएगा ना इसकी गति, उत्तर पूर्व की दिशा में होता हुआ यहाँ पास आया और यूरेशियन प्लेट से टकराया। किससे टकराया, यूरेशियन प्लेट से। ये आपका क्या है, भारतीय प्लेट, ठीक। टकराने के बाद इन दोनों में क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। अभिसरण होने के पश्चात चूंकि भारतीय प्लेट का घनत्व ज्यादा है, भारतीय प्लेट का घनत्व ज्यादा है, इसलिए भारतीय प्लेट क्या हुआ, नीचे की ओर बैठने लगा। दोनों में क्या हुआ, घर्षण हुआ, घर्षण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर घर्षण से अवसाद का निर्माण हुआ और भारतीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होने की वजह से वो नीचे की ओर बैठती गई और अवसादों में क्या होने लगा, प्रेशर पड़ने की वजह से वलन होने लगा और इसी वलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वलित पर्वत के रूप में हिमालय की उत्पत्ति हुई। वलित पर्वत के रूप में क्या होगी, हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस वलन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट के ऊपर क्या हुआ, हल्का सा गर्त का भी निर्माण हुआ, है ना। यह हल्का सा गर्त क्या है, ये आपका है मध्य मैदानी भाग। अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन इसका भी निर्माण हुआ है, ठीक है, मध्य मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे मैदानी भाग की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, आपका गहराई वाला पार्ट है, 50 से 300 मीटर उसकी औसत ऊंचाई है, ठीक। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, वलित पर्वत का निर्माण हो गया, दक्षिण में क्या हुआ, मैदानी भाग एक गर्त के रूप में, गर्त में क्या, गड्ढे के रूप में मैदानी भाग का निर्माण हुआ और इसी मैदानी भाग में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ से जो नदी आ रही है वो अपने अवसादों का निक्षेपण कर रही है और जल और मृदा के रूप में अच्छा खासा उर्वरक भूमि का निर्माण हो चुका है ना। दूसरी बात क्या, भारतीय प्लेट जो नीचे गई है ना, तो इस प्लेट का जो अग्रभाग है ये क्या हो रहा है, अधिक तापमान और दाब के कारण जलकर मैग्मा का रूप ले चुका है। हिमालय के नीचे की बात हो रही है, ये मैग्मा क्या हो रहा है, संवहनिक तरंगों, इसको संवहनिक तरंग बोला जाता है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा वर्ल्ड जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट इसलिए ऐड होता है यहाँ पर, इसीलिए जो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ लिए रहते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान होता है ये समझना। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इसी को, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये जो गली हुई मैग्मा है, बनी हुई मैग्मा है, निर्मित मैग्मा है, ये संवहनिक तरंगों के माध्यम से क्या होती है, ऊपर आकर सतह से टकराती है, टकरा रही है अभी अगर वर्तमान की बात करूं। लेकिन चूंकि क्या हुआ है, यूरेशियन प्लेट के ऊपर अच्छा खासा, मतलब हिमालय के निर्माण के कारण इसकी सतह मोटी हो चुकी है। क्या हो चुकी है, मोटी हो चुकी है, इसलिए ये यहाँ पर उसको तोड़ नहीं पा रहा है, नहीं तोड़ पाएगा, है ना। तो तोड़ नहीं पाता, परंतु झटके लगते हैं और समय समय पर हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता रहता है। एक भूकंप का कारण ये है, दूसरा भूकंप का कारण यहाँ पर जो घर्षण हो रहा है ना, ये भी है। ये घर्षण हो रहा, हम तो बस एक बिंदु में देख रहे हैं ना, ये तो कई किलोमीटर रेंज वाला एरिया है ना पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक जाओगे तो मैं क्या बोला, लिथोस्फीयर 100 to 200 किलोमीटर तक का स्थल मंडल होता है। तो पूरा इतने चौड़ाई वाले क्षेत्रों में घर्षण हो रहा है ऐसे, है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको ये 1 इंच या कुछ सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, 100 से 200 किलोमीटर वाला दो प्लेट में घर्षण हो रहा है। तो घर्षण हो रहा है, तो घर्षण होने के परिणाम स्वरूप भूकंप, प्लस क्या, संवहनी तरंगों के सतह से टकराने के कारण भूकंप। इसीलिए हिमालय क्या है, अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है भूकंप की दृष्टि से। आप देखोगे समय समय पर हमेशा भूकंप आ रहा है। अब पूरा भूकंप का जोन देखने लगे, कभी नेपाल है, कभी अफगानिस्तान है, कभी चाइना है, मतलब कोई भी देश हो, सेंटर पॉइंट क्या है, मतलब हिमालय के अंतर्गत ही है, इसीलिए हिमालय का भूकंप वाला क्षेत्र माना गया है। तो ये आपका हिमालय की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट है। तो हिमालय की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है कि हम क्या बोलेंगे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के आपस में अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुई है। अब समझो, लिखेंगे क्या, समझाने के लिए इतना कुछ समझा दिया, लिखेंगे क्या। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश या हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुई। जितना मैं बताया समझ में आया, अगर समझ में आ गया होगा ना, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिखाएंगे, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति आपको कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, मेंस में, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बनेगा, वनडे एग्जाम में इससे नहीं बनेगा उत्पत्ति से। किसी को, आई होप सबको समझ में आ गया, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्या सिंपल सी बात, कुछ नहीं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण से क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, दोनों में जब अभिसरण हो रहा है, अभिसरण हुआ, तो अभिसरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, चूंकि भारतीय प्लेट का घनत्व तो अधिक है, इसलिए यह प्लेट यूरेशियन प्लेट से घर्षण करता हुआ, उसको रगड़ता हुआ नीचे की ओर जाने लगा, और घर्षण करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट में अवसादों का निर्माण होने लगा, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस अवसादों में वलन की प्रक्रिया भी हुई, और इसी वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वलित पर्वत के रूप में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक, दूसरी बात, वलन, एक तरफ तो यूरेशियन प्लेट के ऊपर वलन से वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई, तो दूसरी ओर क्या हुआ, भारतीय जस्ट उस वलित पर्वत के दक्षिण में, अगर दिशा देखें तो दक्षिण है, दक्षिण में क्या हुआ, एक गर्त का निर्माण हुआ, जिसमें हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के द्वारा, के नदियों के द्वारा बहा के लाए गए अवसादों के निक्षेपण से मध्य मैदानी भाग का निर्माण हुआ। जब मध्य मैदानी भाग पढ़ेंगे तो निर्माण में इसी चीज को फिर बोलेंगे, निक्षेपण से क्या हो रहा, नदियों के अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हो। थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे, भारतीय प्लेट जो नीचे जा रही है, वो नीचे जाकर एक निश्चित सीमा में जाकर, है ना, जहां पर इसको गलने के लायक तापमान मिल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट जहां ये प्राप्त कर लेगा। तो नीचे जाकर क्या कर रही है, भारतीय प्लेट गलती जा रही है, और गलने के कारण जो मैग्मा है, तो संवहनिक तरंगों के माध्यम से क्या हो रही है, ऊपर आकर सतह पर टकरा रही है ना, और सतह पर टकरा कर ये क्या कर रही है, झटके दे रही है सतह को, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप का निर्माण हो रहा है। तो भूकंप के लिए इस पॉइंट को भी बोलेंगे, बोलने के लिए, कौन सा, घर्षण के कारण भी भूकंप का निर्माण हो रहा है। बस इतना ही बोलना है, लिखने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 60 शब्दों में या 3 से 4 पॉइंट को समेटना है। ठीक है, अब दूसरी बात ये जो इस ना पर्वत को अल्पाइन श्रेणी का पर्वत बोला जाता है। एक तो वलित पर्वत, वलित पर्वत किसको बोला जाता है, जिसमें ऐसा वलन होता है, यही आपका वलित पर्वत कहलाता है ना, इसी को वलन बोल देते हैं। ठीक है, अभिनति अपनति इसको बोला जाता है, ये अभिनति अपनति अभिनति, ठीक है, और इसी को ये शेप है,
वलन बोला जाता है। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को, हिमालय को, अल्पाइन श्रेणी का पर्वत भी बोला जाता है। क्या? अल्पाइन श्रेणी का पर्वत। तो अल्पाइन श्रेणी का पर्वत क्यों बोल दिया जाता है? तो याद रखिएगा, आप जितना विश्व में पर्वत देखोगे, चाहे वो अल्पस पर्वत ले लो, चाहे वो आपका रॉकी एंडीज ले लो, अमेरिकी महाद्वीप में आप देखोगे रॉकी एंडीज है प्रशांत महासागर के तट पे, चाहे आप क्या ले लो, अल्पस पर्वत ले लो, ठीक है, या एटलस पर्वत ले लो, या फिर आपका भारत का हिमालय ले लो, ठीक है। ये सभी पर्वत का निर्माण क्या हुआ है? वलन के परिणाम स्वरूप एक ही समय में हुआ है, ठीक है। उस समय क्या हो रहा था? सभी प्लेटें इधर उधर अभी भी जा रही है, लेकिन उस दौरान क्या हुआ था? टकराने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और टकराने के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ। तो अल्पस का जिस समय निर्माण हुआ है, उसी समय आपका रॉकी, एंडीज, हिमालय सभी का निर्माण हुआ है। लेकिन इसको श्रेणी जब रखा जाता है तो इन सभी श्रेणी को अल्पस पर्वत के नाम पर अल्पाइन श्रेणी का पर्वत कह दिया जाता है। अब अल्पाइन ही क्यों बोल दिया? हो सकता है उस समय यूरोप का क्या हो, वर्चस्व रहा हो विश्व में, है ना, था ना एक समय। औपनिवेशिक जो दौर देखोगे आप लोग, यूरोपीय कंट्री ही थे वो। तो अमेरिका और रूस तो अभी बाद में आए ना, चाइना अभी उभर के आया है, अमेरिका 1945 में आया है, उसके बाद रूस भी आ चुका है, उससे पहले तो पूरा यूरोपीय देश थे ना। 1215 से आप इतिहास देखोगे तो यूरोपीय देश पावरफुल थे। हो सकता है इसीलिए उन लोगों ने, हो सकता है हिमालयन श्रेणी भी बोल सकते थे, सभी पर्वत को, पूरे विश्व के पर्वत को, वही पर्वत को हिमालयन श्रेणी बोल सकते थे, लेकिन उस समय अगर भारत का वर्चस्व होता, है ना, या फिर रॉकियन या एंडीज श्रेणी भी बोल सकते थे, लेकिन बोला क्या गया? अल्पाइन श्रेणी का पर्वत। तो याद रखिएगा, अल्पाइन श्रेणी का पर्वत भी कहा जाता है। कारण बस क्या है? क्योंकि भाई उसी समय पूरे विश्व में वलित पर्वत का निर्माण हुआ था, जिसमें अल्पस भी शामिल है, और इसी कारण इसको अल्पाइन श्रेणी का पर्वत कहा जाता है। क्लियर? तो हो गया कंप्लीट, बस इतना ही आपको उत्पत्ति में जानना है। देखो, उत्पत्ति में एक और चीज आती है, भूसन्नति का सिद्धांत। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम कोई आपको विशेषज्ञ नहीं बना रहे हैं, आपको विशेषज्ञ नहीं बन रहा है जियोग्राफी का, है ना। हम लोग को कोई पीएचडी विशेषज्ञ नहीं बनना है। एक और सिद्धांत होता है हिमालय की उत्पत्ति का, कि भूसन्नति सिद्धांत। जो जियोग्राफी पढ़ते हैं हमें में, वो पढ़ते हैं इसको, या फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर तैयारी करते हैं यूपीएससी वगैरह का, वो पढ़ते हैं, भूसन्नति का सिद्धांत देखते हैं। तो फाइनली इसको सबको मैं मिटा रहा हूं, और हिमालय का निर्माण को लेकर दो सिद्धांत है। एक है आपका भूसन्नति, और दूसरा है आपका क्या? प्लेट विवर्तनी। तो अभी जो हम लोग को समझाया मैं आपको, यह है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेटों के अभिसरण से, और यही हो रहा है। स्टार्टिंग में दे दिया गया था भूसन्नति सिद्धांत मतलब क्या? भूसन्नति क्या होता है? गहरा छिछला क्षेत्र होता है, सकरा। और ये मान लो आपका भारतीय प्लेट, इसको माना गया इधर एक पार्ट को, और इधर को क्या माना गया? यूरेशियन प्लेट। दोनों में दबाव पड़ा, ठीक है। एक तो भूसन्नति थे, तो यहाँ पर तेथिस महासागर था। क्या? तेथिस। फिर से बोल रहा हूँ, ये काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में या इतना समझा भी नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन समझा रहा हूँ एक बार, बस जानना क्या है करके, बाकी ये काम का नहीं है। ये आपका भारतीय प्लेट, ये आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक। इन दोनों में धीरे धीरे आकर यहाँ पर क्या हो रहा है? अवसादों का निर्माण भी हो रहा है। तेथिस सागर में नदियां वदियां कुछ बहा कर ला रही है, तो अवसाद यहाँ पर क्या हो रहा है? अवसादी परतदार चट्टानों का निर्माण हो रहा है। क्या? अवसादी परतदार चट्टानों का। चट्टानों का निर्माण, ठीक। अब क्या हुआ? अवसादी परतदार चट्टानों का निर्माण होते गया, और इसके पश्चात क्या हुआ? इधर से दबाव पड़ा और इधर से दबाव पड़ा, दोनों तरफ से। मतलब दो तरफ जो दोनों दृढ़ भूखंड है, यूरेशियन प्लेट और ये आपका प्लेट है ना, इसी को मैं बोल रहा हूँ। बस ना आपको हो सकता है ब्लैक बोर्ड में थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ भारतीय बस लिखा और कुछ लिखा हूँ, ऐसी सेम याद है। तो दोनों में क्या हुआ? दबाव पड़ा। तो दबाव के कारण क्या हुआ? भूसन्नति में दबाव पड़ा, और ये अवसादी परतदार चट्टाने में क्या होगा? वलन की प्रक्रिया होगी और हिमालय का निर्माण होगा। ऐसा बोला जाता था पहले, ये थ्योरी के रूप में है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है, बट थ्योरी के रूप में भूसन्नति का सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। वास्तव में जो प्रक्रिया है वो क्या है? ये भी है। आज भी आप देखो ना, आज भी ये क्या हो रहा है? कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा है।
क्यों? क्योंकि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है ना। क्यों? क्योंकि भाई ये निरंतर रगड़ कर रहा है, घर्षण कर रहा है, घर्षण कर रहा है, तो निरंतर इसमें क्या हो रहा है, वलन की प्रक्रिया घटित हो रही है और इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रही है। तो हिमालय की ऊंचाई ऐसे नहीं बढ़ रही है, इसका कारण है यहाँ पर, आज जान लो क्यों हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भाई ये धीरे धीरे नीचे जाते ही जा रहा है। कौन? भारतीय प्लेट। अब ये जितना नीचे जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, यहाँ मैग्मा का भी निर्माण हो रहा है, मैग्मा भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। प्लस उतना ही यहाँ अवसाद की निर्माण हो रहा है, अवसाद का निर्माण हो रहा है, मतलब जो घर्षण घर्षण कर रहे हैं तो रगड़ रहे हैं ना, पूरा तो रगड़ रहे हैं। तो भाई ये अब ऐसा तो नहीं है कि छोटा मोटा रगड़ हो रहा है ना, आप इमेजिन करो बहुत बृहद लेवल पे हो रहा है ये सब। दिखने के लिए छोटा दिख रहा है, लेकिन इमेजिन ये करो कि बहुत ब्रॉड लेवल पे ये सब हो रहा है। तो वलन की प्रक्रिया निरंतर घटित हो रही है और निरंतर क्या हो रहा है, हिमालय के ऊंचाई में वृद्धि भी हो रही है। यही कारण है, और समय समय पर हमेशा भूकंप भी आ रहे हैं। मैग्मा का रूप धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हिमालय के पास का सतह बहुत मोटा है, अच्छा खासा मोटा है, तो वहां पर से तोड़ के तो आ नहीं सकता, लेकिन इन फ्यूचर कहीं से भी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा तो कहीं और से रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन बाहर तो आएगा जब ओवर हो जाएगा। इसमें खैर अभी करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी सडनली आ जाएंगे। तो यही आपकी हिमालय की उत्पत्ति का प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसी को हम ना बहुत शॉर्ट में लिखेंगे। भूसन्नति का सिद्धांत आप चाहोगे तो बस ये डायग्राम बना के मैं यहाँ पास में लिख दिया हूँ, छोटा सा दबाव करके। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये काम का नहीं है, बाकी भूसन्नति का सिद्धांत काम का नहीं है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है कभी भी पूछेगा, प्लेटिंग और अर्थक्वेक सिद्धांत को ही आपको बता देना है कि हिमालय क्या हो रहा है, भारतीय और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण के परिणाम स्वरूप। चलो इसी को थोड़ा सा लिख लो, है ना। तो हिमालय की उत्पत्ति करके लिख लेना, इसको मैं ना 3 से 4 पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, इतना ही आपको जानना है, इतना ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, कोई एग्जामिनर देखेगा वो भी खुश हो जाएगा कि सही सॉलिड बात को बताया है करके, कोई फालतू बात नहीं लिखेंगे। लिखिएगा हिमालय की उत्पत्ति में, लिखिएगा हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट। अब प्लेट किसको बोला जा रहा है, इसी प्लेट को समझाने के लिए मैं आपको पहले 3 लेयर बताया, अपर क्रस्ट, क्रस्ट और आउटर मेंटल बताया, दोनों को सम्मिलित रूप से स्थल मंडल बोला या लिथोस्फेयर बोला। और वही जो टुकड़ों में जो बटा हुआ है स्थल मंडल, उसी को मैं क्या बोल दिया, प्लेट, जो अपने स्थान पे अस्थिर है, मतलब गतिशील, वर्तमान में क्या है, गतिशील है, अस्थिर है। तो वही उसी टुकड़ों में एक टुकड़ा क्या है, भारतीय प्लेट, और दूसरा टुकड़ा क्या है, यूरेशियन प्लेट। वो दोनों में भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू मूविंग हो रहा है, और दोनों क्या हो रहा है, अस्थिर होने के कारण, गतिशील होने के कारण टकरा रहे हैं, और चूंकि मिल रहे हैं इसलिए अभिसरण बोला जा रहा है। दूर होते तो कन्वर्जेंट होता, फिर वहां पर आपका क्या होता है, ऐसा कुछ वलन का प्रक्रिया ही घटित नहीं होता। चलो लिखो, ठीक, आई होप समझ गए होगे मैं जितना समझाना चाह रहा हूँ। लिखो, हाँ लिखो, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट में, यूरेशियन प्लेट में, है ना, भारतीय हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट में अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। अभिसरण के परिणाम स्वरूप, अभिसरण के परिणाम स्वरूप अवसादों में वलन होने से हुआ है। अवसादों में वलन, वलन है ना, वलन होने से हुआ है। ठीक है, लिखिएगा, आगे लिखिएगा, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, है ना, क्रिटेशियस काल में, यहाँ पर इस चीज को लिख लो, है ना, क्या, क्रिटेशियस, भारतीय प्लेट क्रिटेशियस काल में अफ्रीका से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर गति करते हुए, भारतीय प्लेट क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में अफ्रीका से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर गति करते हुए, उत्तर पूर्व की ओर गति करते हुए यूरे गति करते हुए यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई है।
टकराए, ठीक। जिसके पश्चात जिसके पश्चात जिसके पश्चात इयोसीन से इयोसीन इयोसीन में आपको पिछले बार बताया था, काल में जो विभाजित किए थे, आपको याद होगा तो, है ना। इयोसीन से प्लायोसीन के मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई या हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का क्या हुआ? निर्माण हुआ। आपको ये पता है, मैं वहां पर भी बताया था, दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। जब ये क्या हो रहा था, मूव कर रहा था, इसी को क्या क्रिटेशियस काल मूव कर रहा था, दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया। अब मूव करके जहां बस अभिसरण हो रहा है यूरेशियन और इसका, तो ये अभिसरण होकर ये वलित होने की जो प्रक्रिया है, हिमालय का निर्माण है, ये संपूर्ण प्रक्रिया कब से कब के बीच हुई है? इयोसीन से कहाँ के बीच? याद रखिएगा, प्लायोसीन के बीच, है ना। इस चीज को याद रखिएगा, निर्माण का समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ठीक, अब आगे लिखिए। अब ये मेन कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, है ना, वलन वाला चीज को लिखिएगा। भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट में, ऐसा मत लिखो, रुको, ऐसा मत लिखो, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। चूंकि भारतीय प्लेट का घनत्व चूंकि भारतीय प्लेट का घनत्व चूंकि भारतीय प्लेट का घनत्व यूरेशियन प्लेट की तुलना में अधिक था, चूंकि भारतीय प्लेट का घनत्व यूरेशियन प्लेट की तुलना में अधिक था, इसलिए 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 भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से इसलिए भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से घर्षण करते हुए नीचे की ओर बैठने लगी। इसलिए भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से घर्षण करते हुए नीचे की ओर बैठने लगी। नीचे की ओर बैठने लगी तथा तथा घर्षण के परिणाम स्वरूप जो अवसादों की उत्पत्ति हुई घर्षण के परिणाम स्वरूप जिन अवसादों की उत्पत्ति हुई उनमें वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उनमें वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उनमें वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यूरेशियन प्लेट के ऊपर हिमालय की उत्पत्ति हुई। यूरेशियन प्लेट के ऊपर हिमालय की उत्पत्ति हुई। आगे लिखिएगा, इस वलन के कारण हिमालय के दक्षिण में इस वलन के कारण हिमालय के दक्षिण में भारतीय प्लेट के ऊपर एक गर्त का भी निर्माण हुआ। एक गर्त मतलब एकदम एकदम गहरा नहीं ना, गर्त मतलब हल्का सा गर्त। एक गर्त का निर्माण हुआ जो आगे चलकर मध्य मैदानी भाग के रूप में परिवर्तित हो गया। आगे चलकर मीन्स क्या, धीरे धीरे इसमें अवसाद वगैरह जमा होते गया है, नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया है ना, तब जाकर वो मैदानी भाग के रूप में परिवर्तित हुआ है। इसे मैं क्या बोल रहे हैं, आगे चलकर मध्य मैदानी भाग के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब लिखिएगा, अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, भूकंप वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे, उसी को थोड़ा सा और डील करना है, लिखना है। ठीक है ना, लिखना। चूंकि वर्तमान में भी, एक ऐसा मत लिखो, वर्तमान वाला बात बाद में लिखेंगे, लिखेगा
भारतीय प्लेट के निरंतर नीचे जाने से भारतीय प्लेट के निरंतर नीचे जाने से उसका सीमांत भाग किसी भी प्लेट का जो किनारा होता है उसको सीमांत भाग बोला जाता है। उसका सीमांत भाग निरंतर गलकर मैग्मा का निर्माण कर रहा है। निरंतर गलकर मैग्मा का निर्माण कर रहा है, जो संवहनिक तरंगों के माध्यम से, इस शब्द को एकदम सही लिखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये संवहनिक, जियोग्राफी में भूगोल में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जो संवहनिक तरंगों के माध्यम से निरंतर सतह में आकर टकरा रहा है। जो संवहनिक तरंगों के माध्यम से निरंतर सतह में आकर टकरा रहा है और सतह को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, परंतु 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 हिमालय के निर्माण के कारण यूरेशियन प्लेट की सतह मोटी हो चुकी है। परंतु हिमालय के निर्माण के कारण यूरेशियन प्लेट की सतह मोटी हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह मैग्मा इस प्लेट को नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है, नहीं तोड़ पा रहा है। हालांकि भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट में निरंतर अभिसरण है ना, जो शब्द मैं यहाँ समझ चुका है वही शब्द लिखिएगा, अभिसरण। हालांकि भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट में निरंतर अभिसरण तथा संवहनिक तरंगों के सतह में टकराने से इस क्षेत्र में निरंतर भूकंप की उत्पत्ति होते रहती है। हालांकि भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट में निरंतर अभिसरण एवं संवहनिक तरंगों के सतह में टकराने से इस क्षेत्र में निरंतर भूकंप की उत्पत्ति होते रहती है। ठीक, एक क्लास पॉइंट और लिखेंगे, एक क्लास पॉइंट और बनाएंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या बोलेंगे, अब हम ये लास्ट पॉइंट में बता देंगे कि वर्तमान में भी अभिसरण की प्रक्रिया क्या हो रही है, घटित हो रही है। परिणाम स्वरूप क्या है, वलन की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। यही कारण है कि वर्तमान में भी हिमालय की ऊंचाई में क्या हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है जी। अब भाई ये और नीचे जाते ही जा रहा है धीरे धीरे, है ना, ऐसे घर्षण हो ही रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और मलबे का निर्माण हो रहा है, अवसाद का निर्माण हो रहा है, घर्षण होगा और अवसाद के निर्माण होने से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये वलन की प्रक्रिया भी क्या हो रही है, निरंतर घटित हो रही है और ऊंचाई में भी वृद्धि हो रही है ना। तो इस पॉइंट को लास्ट में ये कर देते हैं। कोई मेरे को रिपीट करने के लिए बोलेगा ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल। आप प्रिया काम करिएगा, हूबहू अब रिपीट करना ना नहीं हो पाएगा अभी फिलहाल, खासकर इसको लेकर, ठीक है, क्योंकि रटा रुटाया होता तो मैं खूब बोल पाता, लेकिन अभी मैं ना बड़ा मुश्किल से इसको सेंटेंस के रूप में जमा कर बोला हूँ। तो आप ना प्लीज रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा अभी के लिए फिलहाल, इसको थोड़ा यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा करना। ठीक है जी प्रिया, रिकॉर्डेड वीडियो देख करना थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर इसको। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा। चूंकि वर्तमान में भी भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट में अभिसरण की प्रक्रिया घटित हो रही है। चूंकि वर्तमान में भी भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट में अभिसरण की प्रक्रिया घटित हो रही है।
चूंकि वर्तमान में भी भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट में अभिसरण की प्रक्रिया घटित हो रही है, जिससे 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 निरंतर अवसादों का निर्माण हो रहा है, जिससे निरंतर अवसादों का, एक मिनट रुकिएगा ना, जिससे निरंतर अवसादों के निर्माण के साथ साथ वलन की प्रक्रिया घटित हो रही है, जिससे निरंतर अवसादों के निर्माण के साथ साथ वलन की प्रक्रिया घटित हो रही है। यही कारण है कि हिमालय की ऊंचाई में वर्तमान में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। हिमालय के ऊंचाई में भी वर्तमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब ये देखो क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ ही पूछ सकता है, हिमालय की उत्पत्ति पूछ सकता है, हिमालय में भूकंप आने के कारण को बताइए, क्या कारण है कि वर्तमान में भी हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है ना। और सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, क्या, प्लेटों का अभिसरण होना, इनमें घर्षण होना, घर्षण के परिणाम स्वरूप अवसादों का निर्माण और उनमें क्या होना, वलन की प्रक्रिया होना। कारण बस यही है। चाहे भूकंप का पूछेगा तो आपको थोड़ा सा इस घर्षण के कारण तो आ ही रहा है, प्लस यहाँ से जो संवहनिक तरंगे, देखो मैं क्या बोला, इस शब्द को याद रखिएगा, संवहनिक जो होता है, इसका मतलब ये होता है जब कोई भी चीज तीव्र गति से निरंतर ऊपर उठती है, तो एकदम तीव्र गति से ऊपर की ओर उठती है, इसी को संवहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संवहन। तो यहाँ पर क्या, संवहनिक तरंग मीन्स क्या, ऊर्जा तरंगे जो कंटिन्यू ऊपर उठ रही है बहुत तीव्र गति से, है ना। इसीलिए आगे देखेंगे हम वर्षा जब पढ़ेंगे मानसून, तो उसमें वर्षा के प्रकार थोड़ा सा बताऊंगा मैं। संवहनिक वर्षा भी आएगा, जो क्या होता है, मुख्यतः विषुवतीय क्षेत्र में होता है, जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होता है। जो आप पूरा पेटी है ना, विषुवतीय पेटी, अमेजन से लेकर पूरा, यहीं पर होता है संवहनिक वर्षा। तो संवहन मीन्स क्या, निरंतर ऊपर उठना, इसी को संवहन बोला जा रहा है। तो याद रखिएगा इस शब्द को बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो गया, उत्पत्ति हो गया, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या, भूसन्नति, है ना। हाँ, ये डायग्राम बना लिए रहना यहाँ पर, ये डायग्राम आपका बिल्कुल बना के रखना इसको। एक स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, मैं इसको लिखने के बाद मिटा दूंगा अगर जो नहीं बनाए होंगे। घनत्व की जगह डेंसिटी लिख सकता है डी करके, देख लो। चलिए, ऐसे करके यहाँ पर लिख दोगे ना इतना डायग्राम में भी, और यहाँ पर सिक्योर करके, ठीक है, इतना लिखो। चलो, ये डायग्राम को एक आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बना लेना उसके नीचे में। जब भी उत्पत्ति पूछेगा आपको ये डायग्राम वहां शो करना होगा, विदाउट डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है, ज्यादा नंबर मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए जी, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बस मैं मिटा रहा हूँ। चलो, ऐसा ले, एक मिनट रुको, इसको नहीं बनाएंगे, इससे क्लियर नहीं होगा आप लोगों को।
डायग्राम बनाते चलिएगा साथ में। चलो थोड़ा सा विशेषता देखते हैं हम लोग, क्या विशेषता इसके बताएंगे हिमालय की, है ना। यहाँ पर देखो मैं चाप के आकार का बनाया हूँ, ऐसे करके एक लाइन खींच दिया हूँ, यहाँ पर से छोटा सा लाइन खींचा हूँ, इस लाइन को थोड़ा लंबा खींच दिया हूँ, फिर बिंदी बना दिया हूँ, एच एस के लिख दिया हूँ, बिंदु को सुलेमान किरथर, इसका लिख लेना आप लोग। इसका नाम क्या लिखोगे, एच का हिंदकुश पर्वत का नाम है, आपको पता होगा, सुने होंगे, हिंदकुश सुलेमान किरथर, हिंदकुश सुलेमान किरथर। अराकान योमा, अराकान योमा म्यांमार की एक पर्वत है, म्यांमार में स्थित है अराकान योमा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऐसे ऐसे ना, यहाँ पर जो लिखा है बिंदु बिंदु पर ऐसे बला देना तीन चार और लिख देना आप लोग क्या, यहाँ पर नागा मेजो पटगई, ऐसे करके तिल शब्द लिख देना यहाँ के लिए। चलो देखो, हिमालय की विशेषता बोलेंगे, है ना, तो विशेषता में देखो कभी भी हिमालय का विशेषता पूछा तो अपने को क्या क्या बताना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये बताएंगे कि हिमालय क्या है, अपने आप में वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, और साथ में क्या है, अल्पाइन श्रेणी का पर्वत है, ठीक है। देखो पर्वत के भी प्रकार होते हैं, है ना, ब्लॉक पर्वत होता है, वलित पर्वत होता है ना। तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है, जैसे भारत में सतपुड़ा है, बताएंगे बाद में जब सतपुड़ा आएगा तो क्यों उसको ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। और वलित पर्वत होता है ना, वलित पर्वत क्या, जिसमें वलन से निर्माण हुआ है। और एक पर्वत ऐसा भी होता है कि मान लो ये प्लेट में बना दिया, एक बड़ा सा प्लेट, और किसी कारणवश इस प्लेट में दरार पड़ गया, धंस, और मान लो एक प्लेट नीचे धंस गया और ये भी मान लो नीचे धंस गया, तो इसका ये कैसे हो जाएगा, फिर देखो अगर ये दोनों नीचे धंस गए तो ऐसे करके हो जाएगा ना, ये बीच वाला पार्ट यही रह जाएगा और ये दोनों खिसक के नीचे आ जाएंगे, ऐसे भी पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सब दूसरा पर्वत का प्रकार है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, वलित पर्वत है और अल्पाइन श्रेणी का पर्वत है। दूसरी बात क्या विशेषता बोलेंगे, तो हिमालय की आकृति अपने आप में क्या है, एक चापी आकार का है, ठीक, चापी आकार का है, ठीक, जिसकी पश्चिम से लेकर पूर्व तक, या क्या बोलेंगे, हिमालय पश्चिम से लेकर पूर्व तक 24 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, 24 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है पश्चिम में 500 किलोमीटर तक है और पूर्व में 100 से 150 किलोमीटर तक है। मतलब आप देखो पश्चिम में चौड़ाई इसकी ज्यादा है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। इसका रीजन कोई बता सकता है क्या, क्यों है, नहीं बता पाओगे, कोई नहीं, मैं फालतू पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों है समझो थोड़ा। क्योंकि मैं क्या बताया, हिमालय की सॉरी भारतीय प्लेट की गति क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व की ओर, है ना। लेकिन इसकी जो गति उत्तर पूर्व की है, तो उत्तर की तुलना में ना पूर्व की ओर अधिक है, ठीक है, उत्तर की तुलना में पूर्व की ओर अधिक है। तो पूर्व की ओर अधिक है, इसलिए क्या हो रहा है,
पूर्व की ओर दबाव ज्यादा पड़ता है। क्या पड़ा है? दबाव। समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी गति जो है नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व की है, लेकिन इस उत्तर पूर्व की गति में पूर्व की ओर गति ज्यादा है, नॉर्थ की तुलना में पूर्व की ओर ज्यादा है। तो पूर्व की ओर ज्यादा है, इसलिए दबाव जो है ईस्ट में ज्यादा पड़ा है। दबाव कहाँ पड़ा है? पूर्व में। तो सिंपल सी बात है, जिधर ज्यादा दबाव पड़ेगा, अब इस वलन को देखो आप, सिंपल सी बात, एक वलन ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? अगर इसी में प्रेशर ज्यादा पड़ गया, तो प्रेशर ज्यादा पड़ गया तो ये कैसे हो जाएगा? होगा ना भाई। अगर इसी को हम एक ऐसा, मैं शुरू में वलन बना दिया, इस वलन में अगर मैं दोनों तरफ से दबाव डालू, प्रेशर डालू, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, हाइट और उसका बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? यही कारण है, बस और कुछ नहीं। तो पूर्व की ओर दबाव अधिक पड़ा है, जिसके कारण क्या हुआ? पूर्व में ये सकरा है, इधर क्या है? चौड़ा है। यही कारण है कि हिमालय में क्या होता है, पश्चिम की ओर चौरस घाटियां पाई जाती है, चौड़ी चौड़ी घाटियां। ठीक है। तो दूसरी ओर जो पूर्वी हिमालय है, हिमालय का पूर्वोत्तर जो भाग है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? खड़े ढाल और सकरी घाटियां पाई जाती है। जो पूरा आपका पूर्वोत्तर हिमालय है, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, इधर जाओगे ना तो इधर का रीजन पूरा ऐसे है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिख रहे, विशेषता में क्या लिखोगे? हिमालय एक वलित पर्वत है और अल्पाइन श्रेणी का पर्वत है। क्यों वलित है, क्यों अल्पाइन श्रेणी के, आप समझ चुके हो, लेकिन इसको लिख लो बस पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? यह क्या हुआ है? एक चाप के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ठीक है, देखना, पहले समझा रहा हूं फिर लिखेगा। यह पश्चिम से पूर्व की ओर चाप के रूप में फैला हुआ है। ठीक है। और पश्चिम और पूर्व में अचानक से क्या हुआ है? दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, लिखो पहले इस पॉइंट को, लिखना, दूसरा पॉइंट को लिखना, थर्ड में इसको लेंगे। लिखिएगा, यह पूर्व से पश्चिम की ओर एक चाप के रूप में फैला हुआ है। चाप के रूप में फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम की ओर, या सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर, कुछ भी लिखो, ठीक है, वो भी चलेगा। पश्चिम से पूर्व की ओर चाप के रूप में फैला हुआ है, तथा तथा पश्चिम एवं पूर्व में अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है, जिसे जिसे अक्ष संधि वलन अथवा समकोला मोड़, क्या क्या बोल रहा हूँ शब्द याद रखिएगा, अक्ष संधि वलन या फिर क्या समकोला मोड़ कहा जाता है। समकोला मोड़, ये जो है ना, आपको इसको क्या बोला जा रहा है? अक्ष संधि वलन या समकोला मोड़, ये वाले लाइन को, ठीक है, याद रखिएगा। लिखिएगा, पश्चिम में यह, नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लीजिएगा, पश्चिम में यह हिंदूकुश, सुलेमान एवं किरथर के रूप में है। पश्चिम में यह हिंदूकुश, सुलेमान एवं किरथर के रूप में है। पश्चिम में यह हिंदूकुश, सुलेमान तथा किरथर के रूप में है। एवं पूर्व में यह अराकान योमा, अराकान योमा ब्रैकेट में म्यांमार लिख देना, ठीक है। अराकान योमा ब्रैकेट में म्यांमार लिख देना। अराकान योमा, नागा, मिजो, पटगाई, पटगोई है ना, पटगई नहीं, पटगोई के रूप में है, पटगोई के रूप में है। ठीक, ठीक, आगे लिखना। हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
तथा तथा पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तथा पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर एवं पूर्व में इसकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर है। तथा पूर्व में इसकी पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर है। ठीक है। जिसका कारण जिसका कारण जिसका कारण भारतीय प्लेट की गति उत्तर दिशा की तुलना में पूर्व की ओर अधिक होना है। जिसका कारण भारतीय प्लेट की गति उत्तर दिशा की तुलना में पूर्व की ओर अधिक होना है। अब इसी पॉइंट को दूसरा पॉइंट बनाकर सकरा और चौड़ा की बात बोलेंगे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, भारतीय प्लेट की गति, अगला पॉइंट, भारतीय प्लेट की गति उत्तर की तुलना में पूर्व की ओर अधिक होने से, भारतीय प्लेट की गति उत्तर की तुलना में पूर्व की ओर अधिक होने से हिमालय के पूर्वी भाग में दबाव अधिक पड़ा है। हिमालय के पूर्वी भाग में दबाव अधिक पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पर्वतों के खड़े ढाल एवं सकरी घाटियां पाई जाती है। पर्वतों के खड़ी ढाल एवं सकरी घाटियां पाई जाती है। तो दूसरी ओर पश्चिम में कम दबाव पड़ने के कारण यहाँ तिरछी ढाल एवं चौरस घाटियां पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट, लिखिएगा, हिमालय में अवसादी परतदार चट्टानों के साथ साथ, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हिमालय में अवसादी परतदार चट्टानों के साथ साथ प्राचीनतम आग्नेय एवं शिष्ट चट्टाने भी, हिमालय में अवसादी परतदार चट्टानों के साथ साथ प्राचीनतम आग्नेय एवं शिष्ट चट्टाने भी पाई जाती है। ठीक है। तो क्या क्या बताया हम, कलर। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हिमालय की विशेषता। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है हिमालय के बारे में विभाजन। तो अब मेन जो पार्ट बचा क्या, विभाजन देखेंगे कौन सा, ट्रांस हिमालय का, साथ में आपका एक भौतिक विभाजन देखेंगे जिसमें आपका एक तरफ ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, उसमें आपका बृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय आएगा। दूसरी तरफ फिर क्षेत्र विस्तार देखेंगे कि किसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, कितने को कुमायूं हिमालय बोलते हैं, कितने को आप नेपाल हिमालय बोलते हैं, कितने को असम हिमालय बोलते हैं। ये सब कल की क्लास में देखेंगे। आगे है ना, कौन कौन सी चोटी कहाँ कहाँ स्थित है, भारत की ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, गौर माता, बहुत कुछ अभी बचा है हिमालय में। डिटेल में भी बहुत कुछ बचा है, कल देखेंगे, बात करेंगे।